Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम पिछले एपिसोड की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं एक ऐसा एपिसोड जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर का अब क्या होगा, जबकि देश में कालेधन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हुआ है और माना जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कालाधन प्रचुर मात्रा में है। तो अब क्या भाव गिर जाएंगे, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये पिछले एपिसोड में भी हमारी बातचीत हो रही थी और बड़ी शानदार बातचीत थी जिसे हम आज आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ वही पैनल आज भी मौजूद है। हमारे साथ हैं अमित गोयनका साहब, सीएमडी नेसिस फाइनेंस। हमारे साथ हैं विजय मीरचंदानी साहब, एमडी मीरचंदानी ग्रुप, आप क्रेडाई नेशनल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी हैं। साथ ही हैं पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर अस, और अशोक छाजेड़ साहब, सीएमडी अरियन सुपर स्ट्रक्चर, नवी मुंबई के जाने माने नाम। तो आइए इन सभी के साथ एक बार इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से ब्लैक मनी जब हटेगा तो यहां पर किस तरह का माहौल बनेगा, किस तरह का मार्केट डेवलप होगा या दिखेगा। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अमित गोयनका साहब, मैं आपसे पूछता हूं, जिसके कोई पुख्ता सबूत ऐसे तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन फिर भी ये माना जाता है और कहा जाता है कि क्योंकि इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो हर तरीके का पैसा उसमें उतरता है। कंस्ट्रक्शन में भी ब्लैक मनी उतरता है, लैंड डील की हम बात कर ही रहे थे, उसमें काफी ब्लैक मनी पार्क है। तो लोगों का लेन देन और बिजनेस ट्रांजैक्शन की अलग बात हो गई, लेकिन बहुत सारे बिल्डर जो ब्लैक मनी पर ही बैठे थे, उनके साथ अब क्या होगा? क्या उनकी सप्लाई लाइन चोक हो जाएगी? क्या वहां कुछ प्रोजेक्ट अटकते हुए दिखाई देंगे? क्या इस तरह का कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट पे? देखिए, जैसे हम ये बात करें कि एक तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, उन पे इतना इम्पैक्ट तो नहीं होता, क्योंकि उनके पास बैंकिंग लाइंस हैं, प्राइवेट एक्विटी लाइंस हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल है उनके लिए। तो उनका जो रवैया रहा है, उनका जो एक ऑपरेशंस का तरीका रहा है, वो हमेशा वैसे भी एक ट्रांसपेरेंसी बेस्ड रहा है, तो इसके लिए हमारे को भी इन्वेस्ट करने के लिए आसान रहा। मगर वो जो प्लेयर्स हैं वो हार्डली 20 to 25% हर मार्केट के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब बेसिकली अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, फ्रैगमेंटेड प्लेयर्स, वन बिल्डिंग प्लेयर्स जैसे बता रहे थे, वो कई भारी मात्रा में है। जैसे मुंबई में देखें तो हर गली में एक रीडेवलपर है, हर माइक्रो मार्केट की हर गली में एक नया बोर्ड लगा हुआ है, जो आप जानते भी नहीं कि वो कहां से उभरा है, क्या कर रहा है। उनके लिए तो कोई बैलेंस शीट नहीं है, उनके लिए कोई दिखाना नहीं है उनको कुछ, वो एक सिंगल बिल्डिंग से प्रॉफिट करना चाह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ वहां पे आएगी। मगर वो जो वर्ग है वो फिर भी 40 से 50% मार्केट का कॉन्स्टिट्यूट करता है, भले एक एक बिल्डिंग्स हो। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, जो फुटप्रिंट पे काम करते हैं, जो बड़े बैलेंस शीट पे काम करते हैं, उन पे इतना मेरे को असर नहीं लगता। हालांकि ये जिनका लेवरेज लेवल ज्यादा, जिन्होंने का लोन ज्यादा हो रखा है, उनकी मैंने बात की कि जहां पे उनको कैश फ्लो मेंटेन करने का प्रेशर है, उनको भी दाम गिराना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत है, लैंड बैंक बहुत है, बहुत ज्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रही है, और सेल्स की जो उम्मीद थी या जो लग रही थी उम्मीद आएगी, वो थोड़ी सी धीमी होती मुझे लगती है। क्योंकि इन्वेस्टर्स थे, ऐसा नहीं इन्वेस्टर्स नहीं बाय कर रहे थे, क्योंकि जैसे आपने बताया लोग अपना पैसा पार्क करते हैं, और अगर 2 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट्स हैं मुंबई में, जो नेसेसरली हाई इनकम ग्रुप या लग्जरी सेगमेंट में नहीं क्वालिफाई होते, वो आज भी मिडिल इनकम ग्रुप के हैं कि 18,000 20,000 का अगर फ्लैट हुआ, तो अगर मैंने 1000 स्क्वायर फुट 1200 स्क्वायर फुट भी लिया सेलेबल, मतलब कारपेट मुझे 700-800 मिल रहा है, तो वो भी 2 करोड़ का फ्लैट हुआ। आज उसमें भी इन्वेस्टरों ने काफी पैसा डाला हुआ है कि आगे जाकर उसको रेंट करेंगे, वहां पे पैसा पार्क होगा। तो वो जो एक सेगमेंट है, भले बॉम्बे में शायद वो 10-15% हो, दिल्ली में उसकी मात्रा ज्यादा हो, गुजरात में उसकी मात्रा ज्यादा, तो वहां पे इंपैक्ट भी पड़ रहा है। तो इसके लिए अगर हम उसको देखें तो ये इंपैक्ट आएगा और ये दिखेगा एक तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर के तरफ, जहां पे आई थिंक ये जो पूरा दौर चला है, और उसके ऊपर अब रेरा के भी अगर हम चोट मारे तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है ये खत्म सा होता दिखता है। लेकिन जो मेरा आपसे मूल सवाल था कि बहुत से मान लेते कि बहुत सारा राजनीति का जो काला धन होता है वो उतरता है, तो वो जो बड़ा भारी धन होता है, सही बात है, ये खरीदार जितना करता होगा फ्लैट खरीद के अलग बात है, लेकिन जो बड़ा धन अगर रुकेगा, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि जो 2 करोड़ 3 करोड़ के भी फ्लैट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई इनकम या लग्जरी में इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीनों पे होगा, मगर ये काफी बड़ी मात्रा में जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, जिनको बैंकिंग का लाइन नहीं मिलता, जिनको प्राइवेट एक्विटी की लाइन नहीं मिलती, जिनको और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, इनका तो सबसे बड़ा आधार इन्वेस्टर ही था। वो उनको उनके पैसे लेके लगाते थे। इस पॉइंट पे हालांकि थोड़ा सा डिटेल करूंगा, थोड़ा डिबेट करूंगा। जो फंडिंग का अपन बात कर रहे हैं बिल्डर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या पॉलिटिकल या वो जो बोल रहे हैं अपन, नाउ द नीड ऑफ द आर इज दैट इफ द गवर्नमेंट
इज ब्रिंगिंग रेरा, रियल एस्टेट बिल आ रहा है बिल्कुल, और अब ये भी हो गया डिमोनेटाइजेशन, दोनों चीजें हो गई। तो विद द इट इज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग easy funds policies for the developer so that their dependence on such thing comes down, and obviously organized or chote wale bhi. And secondly, they have to bring a slew of measures, not just easy funding. हम interest rate सोचते हैं 6% तक आ जाए, हम सोचते हैं 43C और रेडी रेकनर का फिर क्या मतलब है? जब आपने ये खत्म ही कर दिया, फिर रेडी रेकनर से कैपिटल टैक्स दो, फिर उस पर स्टैम्प ड्यूटी दो, सो दोज लूज देयर मीनिंग. सो गवर्नमेंट नीड टू रेडिकली थिंक ऑफ इट, नॉट स्टिक टू नहीं हमको तो रेवेन्यू लूज ही नहीं करना. व्हेन यू गॉट सो मच रेवेन्यू कमिंग फॉर दिस सोर्स, व्हाई देन अटैच टू द स्मॉल रेवेन्यू टू द इनकन्वीनियंस ऑफ द स्मॉल फ्लैट बायर. तो 43 से स्टैम्प ड्यूटी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट होम बायर, एटलीस्ट फर्स्ट होम बायर को नॉमिनल होना चाहिए. 1% भी बहुत हो गया, और हम देख रहे हैं 8%, 10%, 13%, 5%, विच इज ह्यूज अमाउंट्स, और वो भी रेडी रेकनर रेट से, जो कि कलेक्टर को हर साल बढ़ाने पड़ते हैं. सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ नाउ विथ रियल एस्टेट बिल, रेगुलेटर बिल, जिसमें छोटा अनऑर्गेनाइज प्लेयर शायद एक्सटिंग्विश भी हो जाए या खुद को ऑर्गेनाइज कर लेगा वो जी. सो गवर्नमेंट नीड्स टू वेरी प्रोएक्टिव एंड ब्रिंग दीज मेजर्स. इट रियली वांट्स कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल, जो मोदी सरकार का नारा है कि हाउसिंग फॉर ऑल हमको देखना है 2020 तक या 22 तक, उसको अगर इफेक्ट करना है तो गवर्नमेंट की प्रोएक्टिवनेस बहुत बढ़नी पड़ेगी, मच बियॉन्ड दिस. मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से आज एक सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये रहेगा कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए तो 3-4 मेजर्स ले लिए, 1-2 मेजर्स और भी ले लेगी सरकार. उनकी नजर अब ये रहनी चाहिए कि वापस से ब्लैक मनी जनरेट ही न हो, और अगर इसको रोक लिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विजन में ये इंक्लूडेड होगा कि अगर आपने ये एक जगह अटैक किया है तो ये पॉसिबिलिटी 4 जगह और इरप्ट होने की है, तो वहां पर भी आपको वापस करना है. तो ऐसी तो कोई प्लानिंग होगी विपिन, क्योंकि हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं, और आपने अभी कहा कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन में शायद भाव कम हो रहे हैं क्योंकि लोग रियल एस्टेट से एग्जिट करना चाह रहे हैं. उनको लग रहा है कि एक तो ये रिस्की एसेट क्लास अब लगता चल रहा है, क्योंकि इसमें पैसे पार्क करना, उसकी पूरी पुख्ती होगी, बैलेंस शीट अगर बनाई जाएगी. अब जो हिसाब से इनकम टैक्स के फॉर्म्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब रियल एस्टेट में बहुत लंबा पैसा नहीं लगाया जा सकता. और सेकेंडरी मार्केट का जो प्राइसिंग है वो प्राइमरी मार्केट में रिफ्लेक्ट करता ही है. अगर मेरा इन्वेस्टर मुझसे कम बेच रहा है तो मुझे मेरे इन्वेस्टर से कम्पीट करना ही होगा. अगर मेरे पास कंट्रोल नहीं है मेरे इन्वेस्टर का, और वो हो रहा है क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्टर से 5 साल मांगा था, पर अब उसमें उतना धैर्य नहीं है कि वो 5 साल तक रुके. वो सोचता है कि मुझे आज मेरे पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बिल्डिंग बनेगी, मुझे नहीं लगता ये टाइम पे खत्म होगा, मुझे लगता है ये आगे बिकने में मुझे दिक्कतें आएंगी. तो प्राइस कंपटीशन तो हो गया, बॉम्बे तक आ गया. बॉम्बे तक नहीं था सेकेंडरी मार्केट टू प्राइमरी मार्केट का, आज मुझे बॉम्बे में नजर आ रहा है, मुझे बैंगलोर में नजर आ रहा है. तो ये चिंताजनक बातें हैं. और अगर ये विड्रॉल होता है इन्वेस्टर्स का, और होगा ही, तो प्राइमरी मार्केट में इफेक्ट आना अनिवार्य है मेरे हिसाब से. तो शॉर्ट टर्म मेजर्स, और जिनके सेल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ तय है, जो एक तरीके से काम कर रहे हैं, होम लोन बायर्स के साथ काम कर रहे हैं, उस पर अभी मैं कहता हूं कि इंपैक्ट मार्जिनल होगा. मगर बाकी जो काफी बड़ा मार्केट है उन पे इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होना ही है, क्योंकि लैंड एक बड़ा कंपोनेंट है. बट लैंड के अलावा भी जिन्होंने लैंड ले ली है उसको करेक्शन होगा 5 साल में. 5 साल बाद अफोर्डेबल हाउसिंग होगा, 5 साल बाद ये सारी जो तरकीबें हैं उसका असर हमको दिखेगा. मगर अगले 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक का मुझे लगता है इसका इंपैक्ट काफी सीवियर होगा लार्जर मार्केट में. तो हम वही डिसएग्री कर रहे हैं ऐसा. तो ऐसे में पंकज जी, अब जो टीवी पे देख रहा है, हमें सुन रहा है और जो समझ रहा है इन चीजों को, वो क्या डिसीजन लेगा इस समय में? क्या निकाले हमारी बातों का मतलब, क्या करे वो? देखिए, होना जरूर चाहिए. फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एग्री दैट मार्केट रिक्वायर्स मिनिमम 20% करेक्शन फॉर इट्स एफिशिएंसी. बट अगर ये होना होता तो आज तक हो चुका होता, क्योंकि बिल्डर्स ऑलरेडी स्ट्रेस में था. ये जरूरी है कि मैं सोच रहा हूं कि सब तरफ से कि आज इन्वेस्टर भी बाहर निकलना चाहेगा, वो सेंटिमेंटल है, नेगेटिव हो गया है. बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि आसानी इतनी है, क्योंकि कारण है देयर इज कहीं एक फ्लोर भी बन गया. अगर आप देखिए जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने रेडी रेकनर रेट बढ़ाए, उसके बाद वो एक ऐसा फ्लोर बन गया है कि उससे नीचे रूल से समझ लूं तो जैसा वो अमित जी भी कह रहे हैं और मुझे भी समझ में आ रहा है, डिमांड डेफिनेटली कम होगी, आदमी थोड़ा दूर जाएगा. जब डिमांड कम होगी तो बिल्कुल. तो मैं तो कह रहा हूं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी आने वाला वक्त है जिसमें बिल्डर बाध्य होगा आपको डिस्काउंट देने के लिए, बिल्डर बाध्य होगा कि आपको, और इंटरेस्ट रेट आपको कम होते हुए नजर आ रहे हैं. तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि आगे आने वाला
साल और 2 साल सबसे अपॉर्चुन टाइम है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि आज हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो अपॉर्चुनिटी है वो आज की इन्वेंट्री है, प्राइमरी है एज वेल एज सेकेंडरी है। हर तरफ से आपको डिस्काउंट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आगे आने वाला समय एंड यूजर के लिए सबसे अच्छा है। वैसे भी हम बात कर रहे हैं बहुत दिनों से, पर क्या ये सारे अगर चीजें मिला लूं, अब रेरा भी मिला लूं आने वाला है और ये हो ही गया काला धन, तो आगे जीएसटी भी है, तो ये क्या बायर्स मार्केट तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, जहां परफेक्ट एफिशिएंसी जिसकी हम बात करते हैं वो देखने को मिलेगी, परफेक्ट इन द सेंस की बढ़ती बढ़ती धीरे धीरे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऑलरेडी बायर्स मार्केट है लास्ट 1-1.5 साल से, और आने वाले टाइम में बायर्स मार्केट से सर मेरा मतलब ये है कि घर खरीद सके आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जहां जहां पे भी करेक्शन आया है, मैं कोई संकोच नहीं कहूंगा यहाँ पे कहते हुए कि अरियंत अंशुला जैसे हमारे प्रोजेक्ट में जहां हमने 4,500 रुपए में पर स्क्वायर फीट में बेचे थे ऊंचे में, उस चीज को आज 3,750 रुपए में बेचे, वापस प्राइजेस को लेके भी आए, और उसके बाद में हमने ऑलमोस्ट 1157 फ्लैट की सेल्स इस साल देखी है। तो अगर आज कोई भी बिल्डर इसको इंडस्ट्री की तरह लेगा, करेक्शन करेगा, सही प्राइस डालेगा, तो बहुत बायर्स है। वैसे रेयर है कि लोग टीवी पे आके बोलते हैं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को रेट घटाए हैं, मैं प्रोजेक्ट के नाम के साथ कह रहा हूँ। अशोक भाई इसलिए बोल पा रहे हैं अशोक जी, आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि फैक्ट रिमेन्स कि जो बिल्डर्स जेन्युइन बायर ओरिएंटेड हो गए और काफी सालों से हो गए हैं कई बिल्डर, सो जो इन्वेस्टर अगर नहीं है तो डरना किस बात का। अगर आप इन्वेस्टर को रिटर्न प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, उनको 18% कमिट नहीं किया हुआ है, आपका अगर 10-20% ही माल बिका था, चलो हाई रेट पे भी, और 80% आपको बचा हुआ है, एंड इफ यू करेक्ट योर प्राइस देन यू आर नॉट आंसरेबल टू दैट इन्वेस्टर। उसको जस्टिफाई, क्या होता है बिल्डर उस इन्वेस्टर जो फंस जाता है उस इन्वेस्टर रोल में कि उसको जस्टिफाई करना है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में पंकज जी जैसे कई बार ये जिक्र किया कि पिछले 1.5-2 साल में इन्वेस्टर इस तरफ देख बहुत कम रहा है। वो पुराना फंसा हुआ इन्वेस्टर हो सकता है, पर पिछले 2 साल में तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं। इसलिए द बिल्डर इज नॉट नाउ केटरिंग टू इन्वेस्टर, इज केटरिंग टू जेन्युइन बायर। इसलिए जो भी करेक्शन है वो कर भी लेता है, और हिज होल अप्रोच टू मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द रियल बायर। एक कल्चर चेंज अपने को बिल्डरों में भी लाना पड़ेगा कि सेंटिमेंटल बायर की तरफ ज्यादा होना पड़ेगा, न कि इन्वेस्टर की तरफ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है अगर ये सब बातें हो रही हैं आज यहाँ पर इस पैनल पे बैठ के। तो फिर एक सवाल वही पूछूंगा, आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया छोटे छोटे में जानना चाहूंगा कि 3 बड़ी चीजें जिसकी हम बात कर रहे हैं, काले धन की चीज जो शायद ज्यादा लोगों ने सोची नहीं थी हो गई, और जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ और मेजर्स भी आते हुए हमें दिखाई दें, जीएसटी आने वाला है और रेरा। ये तीनों चीजें मिलाकर क्या रियल एस्टेट के लिए बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन का वक्त आ गया? इसमें दो राय है ही नहीं कि अब जो कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं, जो एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जो इसको एक अपॉर्चुनिटी या एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देके एक कंटिन्यूस बिजनेस मानता है, कि जैसे कोई और अन्य इंडस्ट्री का जिनको स्टेटस मिला हुआ है या इंडस्ट्री है, आज इस सेक्टर को इंडस्ट्री बनने में अब और कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी कि एक नॉमिनल मार्जिन पे बिजनेस कंडक्ट किया जाए, एक वॉल्यूम में चीजें बने, वॉल्यूम में बिकें, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो प्रोडक्ट्स का, एक क्वालिटी के चेक्स और मेजर्स हो, एक रेगुलेटर हो, तो जो सारी चीजें जो एक इंडस्ट्री में जरूरी है अब इस सेक्टर में आ चुकी है, तो इसको इंडस्ट्री में अब बनने में कोई नहीं रोक सकता। और जो प्लेयर्स जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो इस इंडस्ट्री में अब उस कदम रख के उसको उस तरीके से चला पाएंगे, वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, ग्रो होंगे, उनकी वॉल्यूम बढ़ेगी। और ये जो छोटे मात्रा में जो फ्लाई बाय नाइट बोल लो, ओवरनाइट बोल लो, वन प्रोजेक्ट डेवलपर बोल लो, मुझे लगता है उनके लिए अब ये सेक्टर नहीं रहा। राइट, विजय भाई, अच्छे दिन आने वाले। बिल्कुल, मैं अमित जी से पहले जब अपन आ रहे थे तो मैंने पूछा कि आप क्या पोजीशन है, आप फंड्स और देंगे, तो बोले बिल्कुल अब तो टाइम आ गया कि भाई जब मार्केट इज सो ऑर्गेनाइज, तो दी फंड वेयर अमित जी फ्रॉम द फंड साइड, सो इट बी इजियर फॉर बैंक्स एंड फंड्स टू लेट दी फंड्स कम टू डेवलपर्स। और जब फंड्स आएंगे तो ऑब्वियसली जो डेवलपर का डिपेंडेंस ऐसे सूत्रों पे था वो काफी कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। दैट इज वाई एट क्रेडाई वी वेलकम दिस डिमोनेटाइजेशन स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो आगे के जो अब गवर्नमेंट की गाइड आएंगी, मुझे लगता है रेरा के बाद और डिमोनेटाइजेशन के बाद अच्छे ही दिन आएंगे, जो हमारे प्रेगनेंसी पेन्स से जरूर होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम बहुत खुश रहेंगे बस कल से, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सम प्रेगनेंसी पेन्स, बट वी सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर डेवलपर्स। पंकज जी, सर, certainly it's a very opportune time for the country. Like, if I say आज की इन्वेंट्री की वैल्यू 8.7 ट्रिलियन है और वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए
तो ये प्रोडक्ट की सेटिंग भी चेंज करेगा। आज अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेंट्री की क्या है कि ये इन्वेंट्री सब MIG और HIG सेगमेंट के अंदर है। EWS एंड LIG सेगमेंट जहां पे 98% की शॉर्टेज है वहां पे नहीं है, और वो ना होने का रीजन ये है कि जो लैंड कॉस्ट है वो उसे अनवाइबल बना देती है, और जो लैंड कॉस्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एक वाइबल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो अगर गवर्नमेंट सोचती है हाउसिंग फॉर ऑल के लिए तो एक सबसे बड़ा कदम है, और आई थिंक उसी दृष्टिकोण से गवर्नमेंट ये मेजर कर रही है, क्योंकि अगर हम लैंड प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम नहीं कर सकते हैं, तो हम हाउसिंग फॉर ऑल अचीव नहीं कर सकते। तो उस दृष्टिकोण से सोच रहा हूं, और साथ में आज हमारे पास सबसे बड़ी कमिटेड सप्लाई है। पहले बिल्डर जो है वो भाव में खेलता था, आज बिल्डर सप्लाई में खेल रहा है, और ये सप्लाई है जो बिकेगी। तो ओवरऑल इस देश के लिए और इस इकोनॉमी के लिए इससे बढ़िया कोई समय नहीं। सरकारी क्यों, विजय भाई और अशोक जी भी सोचेंगे हाउसिंग फॉर ऑल। आई जस्ट ऐड टू पंकज जी कि जो EWS की उन्होंने बात करी और अफोर्डेबल हाउसिंग बात करी, एक शायद सरकार को एक करेक्शन और करना चाहिए कि मुंबई वे भी ऑपरेट इन मुंबई, पुणे, भोपाल, इंदौर, तो मुंबई में सिर्फ 30 मीटर की बात कर रहे हैं अफोर्डेबल। 30 मीटर इज वेरी डिफिकल्ट बिल्ट अप एरिया टू गिव दैट इन 30 मीटर। कुछ ऐसा यूनिट बन जाएगा कि जो लोगों को रहने में मजा नहीं आएगा। इट इज बिलो दी जो हैप्पी स्पेस, लेट अस कॉल इट। सो गवर्नमेंट हैज टू मेक इट 60 मीटर्स फॉर मुंबई एंड मुंबई सराउंड। 25 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई वी आर टॉक अबाउट, हमें इंसेंटिव दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ 30 मीटर के लिए। 25 थाना भी जाएंगे और वैसे भी चले गए तो भी हम 30 मीटर में क्या बना पाएंगे। सो गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोएक्टिवली इंक्रीज द साइज टू फ्रॉम 30 to 60, एंड फ्रॉम स्मॉलर टाउन वहां 60 छोटा माना जाता है तो वहां 90 करें। फाइनल कमेंट सर आपका कि जो भी कुछ है सारा कुछ परिवर्तन रियल एस्टेट को बिल्कुल बदल कर रख देगा। अभी तक जो थोड़ी नेगेटिव छवि थी वो न्यूट्रल और फिर धीरे से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। बिल्कुल 100% मैं सहमत हूं सभी लोगों से कि आने वाले वक्त में इसको एक इंडस्ट्री की तरह से नजर से देखा जाएगा। हाँ, लेकिन जरूरी है कि सारे बिल्डर्स भी वापस एक बार स्कूल जाएं और पढ़ें कि भाई गुड प्रैक्टिसेस जरूरी है। ये जो तरीका है ट्रांसफर चार्जेस का, लॉक इन पीरियड का, जो एस्केलेशंस का, जो रेरा ऑलरेडी काफी हद तक कुछ ला चुकी है, बट सेल्फ प्रैक्टिसिंग जरूरी है। अगर गुड प्रैक्टिसेस रहेगी, गवर्नेंस रहेगी, तो आप चहेते डेवलपर रहोगे और 100% आपका बिकेगा माल। और जैसे कहा कि अमित जी ने, छोटे लोगों को ऑलरेडी ये मैदान छोड़ के जाना पड़ेगा, जो पंकज जी के भी बातों से मालूम पड़ रहा है कि भाई जब कुछ बिल्डर्स जेवी में आना चाहते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली एज एन डेवलपर ऑपरेट नहीं करना चाहते। ये ऑटोमेटिकली फिल्टर अगले 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, जहां कॉर्पोरेट डेवलपर्स एक बड़ा 80% ऑफ द मार्केट शेयर रखेंगे। इसके लिए ये भी जरूरी है अब की बायर्स के और आपके दर्शकों के लिए ये जान लेना कि अब आप जो खरीदेंगे वो एक तो क्रेडिबल डेवलपर से आप क्या खरीद रहे हैं, क्या दूसरा ये जो प्राइस जो आप खरीद रहे हैं वो क्या पूरे चेक में वो ले रहा था और अब भी लेगा, क्योंकि जिनका रेशो था या जो पूरी तरीके से नहीं ऑपरेट कर रहे थे उनको दिक्कतें तो आनी है। तो इसके लिए एक फिल्टर अब नया लग गया है जो पहले इतना नहीं था कि हम किससे खरीद रहे हैं और वो कौन से टर्म्स पे हमको बेच रहा है। देखिए, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि छोटे डेवलपर इस मार्केट में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कारण है, मुझे तो लग रहा है कि अगर 50% 60% मार्केट उन पे डिपेंडेंट है, अगर हम ये सोचें कि केवल कॉर्पोरेट और लार्ज डेवलपर ही इसको ऑपरेट करने वाले हैं, तो मैं कहूंगा कि वो फिर अब्यूज करेंगे मार्केट को। आज इस मार्केट में अगर गवर्नमेंट रेरा लेके आती है, जो सारे अकाउंटेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अमित जी जो है एक छोटे डेवलपर के पास भी जाएंगे जब उन्हें मालूम है उसका काम पारदर्शिता से हो रहा है और उसकी अगर लोकेशन अच्छी है, उसका भाव अच्छा है, तो ये उसको भी पैसा देंगे, गवर्नमेंट बैंक भी उन्हें पैसा देगा। जो रेरा आ रही है, रेरा एक इनेबलर है उन छोटे लोगों के लिए भी जो काम करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि केवल ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और ये जरूर होगा कि जो छोटे वाले आज इनडिसिप्लिन थे उनको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो जो भी डिसिप्लिन में काम करेगा डिसिप्लिन में आ जाएंगे या मार्केट से निकल जाएंगे। तो कुल मिला के इन सारी बातों में होना ये जाएगा, या जो हम देख रहे हैं आज वो शायद ये देख पाएंगे कि आने वाले वक्त में काले धन पे पड़ी इस मार के कारण, रेरा आने के कारण आगे जीएसटी भी आएगा, शायद रियल एस्टेट की तस्वीर बदलेगी और वो भी इस तरीके से बदलेगी जैसे हम देखना चाह रहे थे, यानी वाजिब दाम में वाजिब घर बनेंगे, चीजें साफ होंगी, धोखाधड़ी के किस्से कहानियां खत्म होंगे और
हाउसिंग फॉर ऑल, चाहे वो सरकार का सपना है, चाहे आपका अपना सपना है, लेकिन सबको अपना घर मिल पाएगा और वो भी उतनी ही आसानी के साथ जितनी चीजें आप दूसरी बाजार में खरीदने जाते हैं। तो चलिए, आज की ये चर्चा मुझे लगता है काफी सार्थक रही और बहुत अच्छी बातें उसमें हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.